नमस्ते, मेरा नाम विवेक तिवारी। मैं आप लोगों को क्लास टीचर चित्रकूट इंटर कॉलेज के कक्षा 11 में प्रवेश पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप सबका हाई स्कूल का रिजल्ट आ चुका होगा। आज हम लोग हालांकि हम लोग परमाणु वाले चैप्टर पर कुछ बातें कर चुके हैं, लेकिन कभी इस तरह से फेस टू फेस बातचीत अपनी नहीं हुई है। तो जो भी हो चुका है मैं उसको एक बार दोबारा जल्दी से रिपीट करूंगा और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। देखिए, पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की अवधारणाएं। किसी दिन उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं परमाणु संरचना की। यहाँ मैं आपकी क्लास डाल दे रहा हूँ सो दैट यू हैव टू नो द परमाणु संरचना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की। परमाणु किसी पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जिसको और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। इसी से मिलती जुलती एक परिभाषा है अणु की। पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण, ये सबसे छोटा कण जिसको कि अन्य भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो अणु स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा, जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा और रासायनिक क्रिया में भाग लेगा। इस प्रकार ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है जो कि आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं, यहीं पर एक नियम आया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए, वैसे तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कई सारी बातें हैं, मैं पॉइंट्स पढ़ के बताता हूँ, लेकिन फिर एक शॉर्ट में हम उसको एक लाइन के तहत, एक सिंपल से लाइन के तहत डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को याद रख सकते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा नियम पढ़ के बता देता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। किसी एक तत्व के सही परमाणु आकार में, द्रव्यमान में, रासायनिक गुणों में आदि में समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। ये परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं। ये सारे पॉइंट हैं। इस पूरे सिद्धांत को शॉर्ट में कहना है तो डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। इसमें दो शब्द मेन हैं, सूक्ष्मतम और अविभाज्य। यानी परमाणु जो है वो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि बाद में इस परमाणु के अंतर्गत हिस्से मिल गए, इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गए, यानी अविभाज्य वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म नहीं हो गया। और जब इसी के 3 हिस्से मिले हैं तो यानी ये सूक्ष्मतम भी नहीं रह गया। तो ये डाल्टन की परिभाषा कोई बहुत ज्यादा विशेष महत्व की नहीं रह गई है। तो अभी हम पहले चैप्टर में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कैसे मिलते हैं। ठीक है, जब हम ये देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे मिलते हैं, फिर हम देखेंगे कि किसी परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं। तो पहले हम कैसे पर आएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी परमाणु में कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहले हम कैसे की ओर करते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कैसे मिले हैं, हमको परमाणु कणों की खोज यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की बात करनी होगी। खोज से की बात हो रही है कि एक शब्द याद आ रहा है मुझे, आपने शायद सुन लिया होगा अब तक में, ईंट पर नाच। जिन लोगों ने सुन लिया हो वेरी गुड, अपने मन में दोहराइए। जिन्होंने नहीं सुना है वो समझ लें। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और टा का मतलब है, इसके खोजकर्ता का नाम है थॉमसन। कुछ बुकों पे थॉमसन भी दिया रहता है, THOMSON, यानी कि यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, वैसे ये जे थॉमसन है। पर का मतलब है प्रोटॉन और रा से मीन्स है रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड। और चा का मतलब, ना का मतलब है न्यूट्रॉन और चा इसके खोजकर्ता हुए यानी कि चैडविक, जेम्स चैडविक। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं का नाम याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इन 3 महानुभावों ने कैसे खोजा है। शुरू करते हैं सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन से।
हालांकि मैंने एक और वीडियो भेजा था, उस पे आपको कैथोड किरणों की खोज वाला वीडियो है, आप एक बार उसको देख लेंगे, आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर कैथोड किरणों की जो खोज वाला बात है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हो गई है, सबसे पहले कैथोड किरणों की खोज हुई है। उसके लिए जूलियस प्लकर ने एक विसर्जन नली ली है कांच की, इस प्रकार से। यहाँ पर मान लीजिए पहले कांच की, कोई भी कांच की बंद नली ली, ठीक है, और इस जगह पर इसमें एक छेद किया, इस जगह से वायु चूसक पंप के द्वारा इससे वायु निकाल दी और ढक्कन लगा दिया। इसके अंदर धातु की 2 प्लेटें डाली, एक प्लेट का संबंध बैटरी के ऋण सिरे से कर दिया और दूसरी, ये अभी बैट सेल है, ठीक है, एक सेल, इसका जो छोटा सिरा माइनस कहलाता है, जो बड़ा वाला है वो प्लस कहलाता है। जब इस प्रकार से कई सेलों को जोड़ दिया जाता है तो इसे हम बैटरी कहते हैं, और दूसरे का संबंध बैटरी के धन सिरे से कर दिया। जो माइनस से जुड़ा हुआ है प्लेट, उसको नाम दे दिया गया है कैथोड, और जो प्लेट धन से जुड़ी हुई है उसको नाम दे दिया गया है एनोड। तो इन्होंने देखा गया कि जैसे ही बैटरी के द्वारा इस पे उच्च विद्युत विभव लगाया जाता है तो कैथोड से एनोड की ओर एक प्रकार की अदृश्य किरणें चलती हैं। अदृश्य तो दिखेंगी नहीं, दिखती कैसे हैं? एक्चुअली में यहाँ पर, यानी कि एनोड के पीछे की कांच की दीवार पर चमक उत्पन्न होती है, और इस चमक से पता चलता है कि अच्छा किरण यहाँ से आई होगी। आप टॉर्च लीजिए, लगाइए दीवार में, जहाँ चमक होगी मींस टॉर्च से वो चमक गई है। इन किरणों का नाम, चूंकि ये कैथोड से निकल रही थी तो इनका नाम कैथोड रेज या कैथोड किरणें कह दिया गया। फिर इनकी कई प्रॉपर्टीज नापी गई, देखी गई कि ये सीधी रेखा में चलती हैं, अगर इनके रास्ते में कोई हल्का पहिया आता है तो वो उसको घुमा देती हैं, इनमें द्रव्यमान भी होता है। अगर इनको किसी धन या ऋण प्लेट, मान लीजिए 2 प्लेटें लगा दी जाएं, एक धन की और एक ऋण की ओर, ये जितनी किरणें ये सब धन की ओर मुड़ने लगती हैं, इसका मतलब कि ये ऋणावेशित होती हैं। तो इस प्रकार से जो मेन बेसिक कैरेक्टर है इनका कि ये ऋणावेशित हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनमें द्रव्यमान है, और नंबर 3, ये बहुत ही छोटे सूक्ष्म, चूंकि पहिए को घुमा रही है अर्थात ये सूक्ष्म कण हैं, तो ये सूक्ष्म कण के रूप में आप इनको मान सकते हैं, मतलब ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। इन सारी चीजों को लेकर थॉमसन ने, जे थॉमसन ने क्या प्रयोग किया, उन्होंने ये जो दोनों धातु की प्लेटें हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड या फिर कैथोड या एनोड कह रहे हैं, उनको उन्होंने चेंज किया। मान लीजिए एक बार उन्होंने लोहा ले लिया, दूसरी बार उन्होंने चांदी ले ली, फिर सोना ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग धातु की प्लेटें ली, और विसर्जन नली के अंदर जो गैसें ली उन्होंने, सपोज दैट ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, तो गैसें भी अलग अलग चेंज की, और देखा गया कि हर बार जो कैथोड किरणें हैं उनके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कांस्टेंट आता है। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, यानी किस धातु का इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, या कौन सी गैस विसर्जन नली के अंदर भरी है। अर्थात ये जो सूक्ष्म कण हैं ये सभी प्रकार की धातुओं या सभी प्रकार की गैसों में विद्यमान है। इस सूक्ष्म कण का नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा। प्रयोगों द्वारा देखा कि इसका जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम पाया जाता है, जो कि किसी भी चीज के ऊपर उपस्थित सबसे कम आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन का ये आवेश प्राप्त हो गया, और इसका द्रव्यमान भी कैलकुलेट किया गया 9.1 × 10⁻⁻31 kg। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको ये इलेक्ट्रॉन की खोज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यहीं पर, कैथोड किरणों से संबंधित पूरी बात हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एनोड किरणों की। सीधी सी बात है, कैथोड माइनस, एनोड प्लस। माइनस से मिला इलेक्ट्रॉन तो प्लस से मिलेगा प्रोटॉन। जूलियस प्लकर ने, उन्होंने सोचा कि यार ये तो नंबर मार ले गए, बाजी मार ले गए। इन्होंने बढ़िया यार देख लिया कि ये जो माइनस प्लेट है, ये वाली माइनस प्लेट ली थी ना, यही माइनस लिखते हैं, ठीक है। ये जो माइनस प्लेट है, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, माइनस प्लेट को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा देते हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ये जो माइनस प्लेट है, ये वाली, ये कैथोड है, दिस इज कैथोड। कैथोड से किरणें निकल रही हैं और पीछे जाकर यहाँ पर जो चमक उत्पन्न करती है तो उसे कैथोड किरणें कहते हैं। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, एनोड से निकलती है कि नहीं निकलती, तो देखा यहाँ तो कोई चमक ही नहीं, इसको पहले एनोड से जोड़ देना होगा, ठीक है। दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, सो दिस इज एनोड। उन्होंने कहा कैथोड से किरणें निकलती हैं, यहाँ चमक उत्पन्न होती है, लेकिन एनोड से किरणें क्यों नहीं निकलती हैं?
उन्होंने सोचा कुछ तो ऐसा हो नहीं निकल रहे, तो उन्होंने इसकी बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाई, गैस बदली, ऑयल दाब कम किया वगैरह वगैरह। फिर एक चीज इन्होंने किया कि यहाँ पर जो कैथोड है उसे छिद्रयुक्त प्रयोग किया, और जब कैथोड को छिद्रयुक्त प्रयोग किया तो यहाँ पर चमक उत्पन्न होने लगी। तो वो समझ गए कि इसका मतलब कि जो एनोड किरणें हैं वो इस कैथोड को पार नहीं कर पा रही थी, यानी उनकी पावर थोड़ी सी कम थी या फिर उनमें द्रव्यमान ज्यादा था। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि जब कभी विसर्जन नली में छिद्रयुक्त कैथोड प्रयोग किया जाता है तो कैथोड के पीछे की कांच की दीवार पर एक प्रकार की चमक उत्पन्न होती है। यह चमक एनोड से चलने वाली अदृश्य किरणों के कारण होती है। इन किरणों को क्या कहेंगे? एनोड रेज। चूंकि ये किरणें कैथोड के छिद्रों को पार करके जाती हैं, इसलिए इन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं। कैनाल में सुरंग भी कह सकते हैं आप, इसलिए इन्हें कैनाल किरणें भी कहते हैं। ये जो किरणें हैं ये धनावेशित प्रकृति की होती हैं, इसलिए इन्हें हम धन किरणें या फिर आप कह दीजिए पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एनोड किरणों, एनोड रेज तो कहते ही कहते हैं। तो इस तरह से ये एनोड किरणों की खोज हो गई। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम वैसी ही है। पिछली बार हमने देखा था कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, ये भी सीधी रेखा में चलती है। सिद्ध कैसे करें सीधी रेखा में चलती है? क्या करना है, बीच में पारदर्शी वस्तु रखनी है। देखिए पहले आप ये देखिए, मेरे हाथ की छाया बन रही है, बल्ब मैंने इधर लगाया हुआ है, किरणें आती हैं, हाथ रोक लेता है उन्हें तो पीछे छाया बन जाती है। ऐसे ही जब यहाँ पर कोई पारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो ये पीछे की ओर की किरणें गायब हो जाती हैं और यहाँ पर प्रतिबिंब की चमक बनना बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पारदर्शी वस्तु है। तो पारदर्शी वस्तु की छाया उत्पन्न करती है, अर्थात ये सीधे रेखा में चलती हैं। ये भी हल्के छवि पहिए को घुमा देती हैं, अर्थात एक द्रव्यमान होता है। जब इनको वैद्युत क्षेत्र में गुजारा जाता है यानी दो प्लेटों के बीच से, तो ये पिछली वाली धन की ओर मुड़ रही थी, लेकिन ये किस ओर मुड़ती हैं? ये ऋण की ओर मुड़ती है, अर्थात ये धनावेशित होती है। तो बेसिकली सूक्ष्म कण ये भी हैं, सूक्ष्म कण है। पिछली वाली ऋणावेशित थी यानी कि कैथोड किरणें, ये वाली धनावेशित हैं और ये भी, इनमें भी द्रव्यमान होता है। ठीक, तो ये एनोड किरणों की प्रॉपर्टीज हो गई। बाकी वही है कि फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें वैसे कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बेसिक कैरेक्टर ये है। इस आधार पर ये जो सूक्ष्म कण है इसका नाम रदरफोर्ड ने क्या रखा? प्रोटॉन रखा। पिछले वाले का नाम थॉमसन ने देखा, थॉमसन ने कहा कि वो जो ऋणावेशित वाला सबसे छोटा कण है उसका नाम उसने इलेक्ट्रॉन रख दिया था। तो तुरंत यहाँ पर रदरफोर्ड आते हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है भैया, तो धनावेशित वाला जो सूक्ष्म कण है सबसे छोटा वाला, उसका नाम हम प्रोटॉन रखते हैं। किसी ने पूछा भैया आवेश कितना है इसका? उसने कहा चूंकि परमाणु या किसी वस्तु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, इसका मतलब इसके ऊपर उतना ही आवेश होगा जितना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। इसका मतलब कि इसके ऊपर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ही आवेश होता है, लेकिन वो ऋणावेश में है और ये वाला धनावेश में होता है। ठीक, तो ये आवेश की बात इसकी क्लियर हो गई। द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसको पार नहीं कर पा रही। प्रयोगों द्वारा देखा गया इसका द्रव्यमान कुछ ज्यादा है, 1.67 × 10⁻27 kg। तो इस प्रकार से ये प्रोटॉन से संबंधित पूरी बात हो जाती है। अब चूंकि अपने इलेक्ट्रॉन समझ लिया है, प्रोटॉन समझ लिया है, तो अब यहाँ पर केवल क्या रह जाता है? न्यूट्रॉन। अब बात करेंगे हम लोग न्यूट्रॉन के लिए। देखिए न्यूट्रॉन की खोज अगर आपके दिमाग में कहीं से भी आ रहा हो तो विसर्जन नली फिर लेनी पड़ेगी। तो भैया दो ही प्लेटें थी, एक ऋण की थी एक धन की थी, और ऋण और धन दोनों का काम तमाम हो चुका है, तो इसलिए विसर्जन नली से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग न्यूट्रॉन की खोज के लिए। तो चैडविक ने क्या किया कि 1932 में याद किया कि जब किसी हल्के कण पर किसी भी अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है तो उससे एक प्रकार की बेधी किरणें निकलती हैं, और फिर उसका उसने कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका अध्ययन किया और देखा क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बेरिलियम का परमाणु 4 बेरिलियम 9, इस पर अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं। तो बेसिकली ये हो गया 2He4। इसकी जब बौछार कराई गई तो 6 कार्बन 12 बनता है और साथ में एक और परमाणु बनता है। कैसे निकलता, कैसे पता चला? एक और प्रकार की किरण निकलती है जो न धन की ओर मुड़ रही थी न ऋण की ओर मुड़ रही थी, मतलब उदासीन है। और जब धन ऋण की ओर नहीं मुड़ रही थी मतलब
कोई नई चीज है। 4 2 6 यहाँ 6 है, लेकिन ये 9 4 13 है और ये 12 है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज निकल रही है जिसका द्रव्यमान तो 1 है, क्रमांक 0। इसका नाम चैनलिंग ने न्यूट्रॉन रख दिया। ठीक, तो ये इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हो गई। तो ये आज के लेक्चर पे हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज देख ली है। अब अगले लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे किसी परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। सरल शब्दों में हम परमाणु संरचना या विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडलों की बात करेंगे। आप इसको देखिए, एक बार अपनी कॉपी में नोट कर जाइए, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं किस चैनल पर पूछ लीजिएगा, बाकी अगले लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे।